हेलो एवरीवन। आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ हम आए हैं। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और जिसका नाम है विलियन। विलियन चैप्टर, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन। आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में, विलियन चैप्टर के बारे में क्विक रिवीजन करेंगे। जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम है, जो 4 मार्च को आपका केमिस्ट्री है, उसके लिए ये रिवीजन जो है बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं विलियन चैप्टर के बारे में। अब हम जानेंगे विलियन क्या होता है। तो सिंपल लैंग्वेज में, जब दो या दो से अधिक पदार्थ को आपस में मिलाते हैं और आपस में मिलाने के बाद जो समांगी मिश्रण तैयार होता है उसे विलियन कहते हैं। विलियन क्या होता है? जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाते हैं और मिलाने के बाद जो समांगी मिश्रण तैयार होता है उसे कहते हैं विलियन। अब इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए। जैसे नमक को पानी के अंदर मिला दे तो नमक पानी में घुल जाता है और समांगी मिश्रण बनाता है, तो हम कह सकते हैं नमक और पानी का विलियन। अब आगे हम समझेंगे विलियन के घटक के बारे में। विलियन के मुख्य रूप से 2 घटक होते हैं। विलियन के मुख्य रूप से 2 घटक होते हैं। विलियन के घटक हम लोग जानेंगे। विलियन के घटक कौन कौन से हैं? तो विलियन के मुख्य रूप से 2 घटक हैं। एक को कहते हैं विलेय और दूसरे को कहते हैं विलायक। तो विलियन के 2 घटक होते हैं। एक को कहते हैं विलेय और दूसरे को कहते हैं विलायक। विलेय क्या होता है? जो पदार्थ घोला जाए, और विलायक क्या होता है? जिसमें घोला जाए। जैसे आपको मैंने एग्जाम्पल लिया कि नमक और पानी का विलियन, तो नमक को घोला जा रहा है तो नमक विलेय हो जाएगा। पानी में घोला जा रहा है तो पानी विलायक हो जाएगा। तो विलेय जो पदार्थ घोला जाए और विलायक जिसमें घोला जाए। नमक और पानी का विलियन, नमक विलेय है जबकि पानी विलायक है। अब हम लोग और अगले टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि आगे हमारा क्या टॉपिक होता है। एक वर्ड आता है तनु विलियन और एक वर्ड होता है सांद्र विलियन। एक वर्ड है तनु विलियन और एक वर्ड है सांद्र विलियन। तनु विलियन क्या होता है? ऐसा विलियन जिसमें विलेय की सांद्रता कम होती है और विलायक की सांद्रता अधिक होती है, उसे हम लोग कहते हैं तनु विलियन। जिसमें विलेय की सांद्रता कम होती है और विलायक की सांद्रता अधिक होती है, उसे कहते हैं तनु विलियन। जैसे एग्जाम्पल, अगर हम नमक और पानी का एग्जाम्पल ले ले, अगर नमक 10% हो और पानी 90% हो तो इसका जो विलियन तैयार होगा उसे कहेंगे तनु विलियन। सांद्र विलियन क्या होता है? जिसमें विलेय की सांद्रता अधिक होती है, विलायक की सांद्रता कम होती है, उसे हम लोग कहते हैं सांद्र विलियन। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होगा? 90% नमक और 10% पानी, या ये भी कह सकते हैं 70% नमक या 30% पानी का जो विलियन तैयार होगा उसे कहेंगे हम लोग सांद्र विलियन। तो हम कह सकते हैं कि तनु विलियन
लिक्विड की तरह विलयन है, जबकि सांद्र विलयन गाढ़ा विलयन होता है, क्योंकि तनु विलयन में विलायक की मात्रा अधिक होती है, जबकि सांद्र विलयन में विलेय की मात्रा अधिक होती है। तो आज हम लोग सीख गए कि तनु विलयन क्या होता है और सांद्र विलयन क्या होता है। इंग्लिश में कहा जाता है डाइल्यूट सॉल्यूशन और इसे कहा जाता है कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन। तो तनु और सांद्र विलयन के बारे में हम लोगों ने सीखा। अब इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां, जो विलयन की सांद्रता है उसको व्यक्त करने की विधियां पढ़ेंगे, जो आपके बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे थ्योरी भी आता है, लेकिन मैक्सिमम केस में इस टॉपिक से न्यूमेरिकल पोर्शन आता है। आज हम लोग सीखेंगे इसमें हम लोग को जो सांद्रता व्यक्त करने की विधियां पढ़ना है, उसमें से सबसे पहला हमारा है सांद्रता, ब्रैकेट में ग्राम प्रति लीटर में, ग्राम प्रति लीटर में। दूसरा क्या पढ़ना है? नार्मलता, नार्मलता होता है तुल्यांक प्रति लीटर में। और तीसरा पढ़ना है मोलरता, मोलरता मोल प्रति लीटर में। चौथा पढ़ना है मोललता, मोललता मोल प्रति किलोग्राम में। और पांचवा पढ़ना है मोल प्रभाज, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, इसका कोई यूनिट नहीं। इसका कोई यूनिट नहीं। तो हम लोग को इस चैप्टर में मोस्टली ये 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला सांद्रता, सांद्रता को किसमें व्यक्त करते हैं? ग्राम प्रति लीटर में। दूसरा नार्मलता, नार्मलता को किसमें व्यक्त करते हैं? तुल्यांक प्रति लीटर में। मोलरता, मोलरता को किसमें व्यक्त करते हैं? मोल प्रति लीटर में। मोललता, मोललता को किसमें व्यक्त करते हैं? मोल प्रति किलोग्राम में। मोल प्रभाज, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि ये एक अनुपात होता है। ये टॉपिक आपको जो आपके स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन ऑप्शनल आते हैं, हो सके इसमें से 1 या 2 यूनिट के बारे में आपसे पूछ सकता है, क्योंकि विलयन चैप्टर में से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप पिछले 10 साल का पेपर उठाएंगे तो इस टॉपिक से जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। और आपको बता दूं कि 2022 के अंदर इस चैप्टर से 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, अलग अलग कोड में। सब में कम से कम 5 नंबर का, 4 से 5 नंबर का हर कोड में पूछा गया था। ये विलयन चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए अब एक एक के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इस पोर्शन से 40% केस में थ्योरी आता है, 60% केस में न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सवाल न्यूमेरिकल इससे ज्यादा पूछे जाते हैं। हम लोग एक एक टॉपिक के बारे में समझेंगे और उनके फॉर्मूला के बारे में भी हम लोग समझेंगे। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है सांद्रता। तो हम सबसे पहले सांद्रता का फॉर्मूला पढ़ेंगे ग्राम प्रति लीटर में। सांद्रता का फॉर्मूला हमारा ग्राम प्रति लीटर में क्या होता है, हम इस चीज को पढ़ेंगे। अब देखिए, जैसे सांद्रता बराबर, सांद्रता का फॉर्मूला होता है
विलेय का भार बटा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। विलेय का भार जो होगा वो ग्राम में होगा और विलयन का आयतन जो होगा लीटर में होगा। तो सांद्रता का फॉर्मूला होता है सांद्रता इक्वल टू विलेय का भार ग्राम में, विलयन का आयतन लीटर में। किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय का भार उस विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में कहलाता है। किसी विलयन के 1 लीटर में विलेय का भार उस विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में कहलाता है। ये सांद्रता का परिभाषा डिफिनीशन हो गया और ये सांद्रता का फॉर्मूला हो गया सांद्रता इक्वल टू विलेय का भार और विलयन का आयतन लीटर में। अब आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा और इसी फॉर्मूला से आपको पेपर के अंदर न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब देखिए, जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया कि किसी विलयन के 10 ग्राम में, किसी विलयन के 10 ग्राम में विलयन का आयतन 500 ml कर दिया जाता है। किसी विलयन के 10 ग्राम में विलयन का आयतन 500 ml कर दिया जाता है, तो उस विलयन की सांद्रता बताइए। तो सबसे पहले विलेय का भार जो दिया है 10 ग्राम दिया है, तो यहां हम लिखेंगे 10 ग्राम में है और विलयन का आयतन 500 ml कह रहा है, तो यहाँ 500 हो जाएगा और 500 ml है, ml को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो डिवाइड पलटकर ऊपर चला जाएगा और मल्टीप्लाई 1000 यहाँ लिखा जाएगा। तो ये 500 से कट जाएगा 2 बार में और 10 दूनी 20, इसका आंसर हो जाएगा 20 ग्राम प्रति लीटर। मैंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको दिया कि किसी विलेय के 10 ग्राम में विलयन का आयतन 500 ml हो जाता है, तो विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में बताइए। तो सबसे पहले पहचानेंगे क्या क्या दिया है। तो विलेय का भार 10 ग्राम दिया था, विलयन का आयतन 500 ml दिया, तो 10 बटा 500 ml को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड, जब 1000 से डिवाइड किए तो 1000 पलट कर ऊपर चला गया, तो 500 दूनी 1000 और 10 दूनी 20, इसका आंसर हो गया 20 ग्राम प्रति लीटर। अब चलिए आगे अगला टॉपिक हम लोग देखें, नार्मलता के बारे में। नार्मलता क्या होता है? अब नार्मलता के बारे में हम लोग सीखेंगे कि नार्मलता हमारा क्या होता है। नार्मलता, नार्मलता कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। तो N इक्वल टू फॉर्मूला होता है विलेय के तुल्यांकों की संख्या, विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में। नॉर्मलता का फॉर्मूला होता है विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में। अब देखिए एक और फॉर्मूला होता है तुल्यांकों की संख्या, विलेय के तुल्यांकों की संख्या, विलेय का भार बटा विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का भार
बटा विलेय का तुल्यांकी भार। तू भार मतलब होता है तुल्यांकी भार। तो नॉर्मलता का फॉर्मूला, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। और नॉर्मलता को कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। और नॉर्मलता का मात्रक होता है तुल्यांक प्रति लीटर। नॉर्मलता का मात्रक क्या होता है? तुल्यांक प्रति लीटर। अब हम लोग समझेंगे कि आगे तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाता है और इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब इसको हम समझेंगे। अब देखिए, तुल्यांकी भार अम्ल, क्षार और लवण इसका अलग अलग निकाला जाता है। अम्ल की तुल्यांकी भार इक्वल टू होता है अम्ल का अणु भार बटा अम्ल की क्षारकता। क्षार का तुल्यांकी भार होता है क्षार का अणु भार और क्षार बटा क्षार की अम्लता। और लवण का तुल्यांकी भार लवण का अणु भार बटा धनायन या ऋणायन की संख्या या संयोजकता। अब आइए इसको हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा HNO3। HNO3 ये क्या है? अम्ल है। HNO3 क्या है? अम्ल है। तो अम्ल है, इसका जब हम निकालेंगे तुल्यांकी भार तो उससे पहले अणु भार निकालना होगा। अणु भार निकालने का तरीका, H हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 प्लस ऑक्सीजन 3 बार आया है, इसका परमाणु भार 16। तो ये हो जाएगा 1 + 14 + 16 तिया 48। 1 + 14 + 48 इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 63, 63। अब देखिए ये 63 हो गया, इसका अणु भार हुआ। लेकिन हमको अणु भार नहीं निकालना, बल्कि हमें तो तुल्यांकी भार निकालना है। और तुल्यांकी भार निकालने का फॉर्मूला होता है अम्ल का अणु भार बटा अम्ल की क्षारकता। अब अम्ल की क्षारकता क्या होगी? तो अम्ल में उपस्थित H+ हाइड्रोजन आयन की संख्या अम्ल की क्षारकता कहलाएगी। अब हम HNO3 में देखें, H एक बार आया है तो अब इसकी क्षारकता 1। तो अब तुल्यांकी भार का जब फॉर्मूला निकालेंगे, तू भार का मतलब तुल्यांकी भार अणु भार बटा अम्ल की क्षारकता 1, तो 63/1, तो ये हो जाएगा 63। यानी HNO3 का तुल्यांकी भार कितना हो जाएगा? 63। अब आइए अगला टॉपिक, एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे हमने लिया H2SO4। H2SO4 अम्ल है। कह रहा है कि इसका तुल्यांकी भार बताइए कि इसका तुल्यांकी भार क्या होगा। सबसे पहले तो हमें इसका अणु भार निकालना होगा। अणु भार निकालने के लिए हमें प्रत्येक तत्व का परमाणु भार पता होना चाहिए। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, 2 बार आया है, 2 × 1 प्लस सल्फर का परमाणु भार 32 होता है प्लस ऑक्सीजन 4 बार आया है, 4 × ऑक्सीजन का 16। तो 2 एकम 2 प्लस 32 प्लस 16 चौके 64 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 98, 98। लेकिन 98 क्या आया? इसका अणु भार आया। लेकिन हमें अणु भार नहीं निकालना, बल्कि हमें तो तुल्यांकी भार निकालना है। और तुल्यांकी भार का फॉर्मूला होता है अणु भार बटा क्षार की अम्लता। अणु भार
बटा क्षार की अम्लता। अब चलिए इसमें देख रहे हैं, लेकिन क्षार नहीं है, ये भी तो अम्ल है, तो अम्ल की क्षारकता निकालेंगे। ये क्षार नहीं है, ये अम्ल है। अम्ल की क्षारकता, तो अम्ल में उपस्थित हाइड्रोजन 2 आया है, तो इसकी क्षारकता 2 हो जाएगी। तो इसका तुल्यांकी भार का फॉर्मूला हो जाएगा तू भार। तू भार का मतलब तुल्यांकी भार 98/2, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 49, यानी इस अम्ल का तुल्यांकी भार हो जाएगा 49, 49। अब आइए अगला हम लोग समझते हैं। हमने तो ये अम्ल के बारे में देखा, अब हम लोग एक क्षार के बारे में भी समझ लेते हैं कि क्षार का क्या अम्लता होता है। क्षार का क्या अम्लता होता है, जैसे हमने लिखा NaOH। NaOH क्षार है। कहेंगे सर आखिर आपको कैसे पता चला कि ये क्षार है? तो इसमें OH आयन आया है, इस वजह से NaOH क्या है? एक प्रकार का क्षार है। अब आइए क्षार का फॉर्मूला, क्षार का तुल्यांकी भार इक्वल टू क्षार का अणु भार बटा क्षार की अम्लता। क्षार की अणु भार बटा क्षार की अम्लता। आइए इसको नोट किया जाए। अणु भार सोडियम का होता है 40 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 और प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, तो ये हो जाएगा, नहीं, सोडियम का 23 होता है 23, टोटल हो जाएगा 40। सोडियम का परमाणु भार 23 होता है, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है 1। इसको ऐड करेंगे तो NaOH का हो जाएगा 40। लेकिन ये निकला आपको अणु भार, और इसका तुल्यांकी भार निकालना है। क्षार के तुल्यांकी भार का सूत्र होगा क्षार का अणु भार बटा क्षार की अम्लता। अब इसमें देखिए OH एक बार आया है, तो इस क्षार की अम्लता 1 हो जाएगी। OH एक बार आया है, तो इस क्षार की अम्लता 1 हो जाएगी। तो इसका तुल्यांकी भार का फॉर्मूला होगा तू भार 40/1, तो इसका निकल जाएगा 40। क्या निकल जाएगा? 40 तुल्यांकी भार। अब आइए एक लवण का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने लिया NaCl। NaCl क्या है? एक प्रकार का लवण है। हम जानते हैं Ne की भी संयोजकता 1 होती है और Cl की भी संयोजकता 1 होती है। अब इसका सबसे पहले अणु भार Na हो जाएगा 23, Cl हो जाएगा 35.5, तो टोटल हो जाएगा 58.5। 58.5 इसका अणु भार निकला, लेकिन तुल्यांकी भार हम देख रहे हैं धनायन और ऋणायन दोनों का एक ही संयोजकता है। इसमें जो ज्यादा होता उसी से हम लोग भाग करते हैं। तो धनायन का भी 1 है, ऋणायन का भी 1 है, तो इसके तुल्यांकी भार का फॉर्मूला हो जाएगा 98.5/1 इक्वल टू 58.5। तो इसका तुल्यांकी भार क्या हो जाएगा? 58.5। अब मुझे उम्मीद है आपको तुल्यांकी भार निकालना समझ में आ गया होगा। अब चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे डिटेल करेंगे मोलरता के बारे में। मोलरता को कैपिटल M से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, और मोलरता का फॉर्मूला होता है M बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटा
विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में, और यहां फिर मोलों की संख्या का फॉर्मूला हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या का फॉर्मूला हो जाएगा विलेय का भार बटा विलेय का अणु भार, विलेय का भार बटा विलेय का अणु भार। अब आइए इसको हम लोग थोड़ा सा समझे। मोलों की संख्या बराबर विलेय का भार बटा विलेय का अणु भार। अब आइए इसकी डिफिनीशन, विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। विलयन के 1 लीटर में उपस्थित उसके मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। मोलरता को मोल प्रति लीटर में व्यक्त किया जाता है। मोलरता का मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। अब आइए हम लोग और आगे समझा जाए। हमने मोलरता के बारे में, अगला टॉपिक क्या है, मोलरता। देखिए नॉर्मलता और मोलरता में यही अंतर है, नॉर्मलता में तुल्यांकों की संख्या आया था और मोलरता में मोलों की संख्या आया है। और मोलों की संख्या का फॉर्मूला होता है विलेय का भार बटा विलेय का अणु भार, लेकिन तुल्यांकों की संख्या का फॉर्मूला होता है विलेय का भार बटा विलेय का तुल्यांकी भार। बस अंतर यही है, नॉर्मलता में तुल्यांकी भार से भाग देना है, जबकि मोलरता में अणु भार से भाग देना है। और आपको अणु भार भी निकालना सिखा दिया गया और तुल्यांकी भार भी निकालना सिखा दिया गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हमारा मोललता। मोललता मोललता स्मॉल m। मोललता का फॉर्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का भार किलोग्राम में, विलायक का भार किलोग्राम में केजी में। अब देखिए यहां क्या अंतर हो गया, सब में विलयन का आयतन लीटर लिखा होता था, लेकिन मोललता के अंदर विलायक का भार किलोग्राम में लिखा होगा। मोललता के अंदर विलायक का भार किलोग्राम में लिखा होगा। आइए इसको समझा जाए। किसी 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। किसी 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। अब आइए आगे समझा जाए। इसे मोल प्रति किलोग्राम में, इसका मात्रक क्या होता है, मोल प्रति किलोग्राम। मोलों की संख्या का फॉर्मूला आपको पहले बता दिया गया है कि मोलों की संख्या का फॉर्मूला क्या होगा। अब आइए एक अगला टॉपिक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट है लास्ट टॉपिक, मोल प्रभाज। मोल प्रभाज विलेय के लिए अलग होता है और विलायक के लिए अलग होता है।
मोल प्रभाज स्मॉल n अपॉन n प्लस कैपिटल N, विलायक का मोल प्रभाज कैपिटल N अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। कहेंगे सर ये बताइए कैपिटल N और स्मॉल n क्या है? स्मॉल n विलेय के मोलों की संख्या, कैपिटल N विलायक के मोलों की संख्या। स्मॉल n विलेय के मोलों की संख्या, कैपिटल N विलायक के मोलों की संख्या। हम कह सकते हैं कि किसी विलयन के एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए, किसी विलयन के एक घटक के मोलों की संख्या तथा उस विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। यह एक मोलों की संख्या का अनुपात होता है, इस वजह से इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो विलेय का मोल प्रभाज स्मॉल n अपॉन n प्लस कैपिटल N और विलायक का मोल प्रभाज कैपिटल N अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। स्मॉल n क्या है? विलेय के मोलों की संख्या। कैपिटल N क्या है? विलायक के मोलों की संख्या। अब चलिए, अब मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ये पांचों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सांद्रता, नॉर्मलता, मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पांचों टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं।